हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारा चैप्टर है उपभोक्ता। उसमें कुछ हेडिंग रह गई थी, वह मैं पूरी कराऊंगी। तो देखते हैं अपनी हेडिंग कौन कौन सी बची हैं। आज सर्दी बहुत तेज है, इसलिए मैंने आग जला रखी है, आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में। तो मैं शुरुआत करती हूँ। क्या है हमारा ये हेडिंग? क्या है? उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व। अरे दोबारा है। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में निर्मित और बेचे जाने वाले उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी शहरी और ग्रामीण दोनों, शहर और गांव में दोनों बाजारों में बेचे जाने वाले उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। निर्माता अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, और यदि कोई समस्या है तो बहुत तेजी से उपभोक्ता उसकी शिकायत करने का उपभोक्ता को उसकी शिकायत करने का अधिकार है। भारत अविकसित से विकासशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जिसका श्रेय औद्योगिकरण और वैश्वीकरण हो जाता है। इन आर्थिक परिवर्तनों ने क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये क्या है? ये हेडिंग है हमारी वैश्विक, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। ये क्या है वैश्विक इकोनॉमी, ये देखते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। वैश्विक इकोनॉमी यानी ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी की ओर यानी ग्लोबल इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्हें अपना कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में उभरना होगा। उन्हें आर्थिक व्यवस्था और एक दूसरे के साथ व्यवस्था और सरकार के साथ व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को समझना होगा। उपभोक्ता के लिए सावधान, सतर्क और अच्छी तरह से सूचित होना आवश्यक है। इस प्रकार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए नीति का कार्यान्वयन किया है। इस प्रकार हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देख सकते हैं, जिन्होंने भारत में अपनी विनिर्माण संयोजन इकाइयों को स्थापित किया है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि भारतीय उपभोक्ता के पास चुनने के लिए अनेक विकल्प हैं और वे प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ बेहतर उत्पादों का चयन कर सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि सही उत्पाद का चयन करना अब अधिक कठिन कार्य है। यानी नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, तो मैं फिर से समझा देती हूँ कि भारतीय नकारात्मक और सकारात्मक ये दो पक्ष होते हैं। और इनका सकारात्मक पक्ष क्या होता है कि भारतीय उपभोक्ता के पास चुनने के लिए अनेक विकल्प होते हैं और वे प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ बेहतर उत्पादों का चयन कर सकते हैं। यानी भारतीय उपभोक्ता के पास अनेक चुनने के लिए विकल्प होते हैं, वे प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ बेहतर उत्पादों का चयन कर सकते हैं। इसके साथ नकारात्मक पक्ष क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नकारात्मक पक्ष
सही उत्पाद का चयन करना अब बहुत कठिन हो गया है। सही उत्पाद का चयन करना उपभोक्ता के लिए कठिन हो गया है। तो ओके बच्चों, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो क्योंकि किसी को नई जानकारी कहाँ है क्योंकि किसी को नई तकनीक, नए जन नए उत्पादों और नई सुविधाओं को समझना पड़ता है। उपभोक्ता को कीमत और गुणवत्ता की तुलना करनी पड़ती है, विशेष रूप से जब उपभोक्ता को बेईमान विक्रेताओं, भ्रामक विज्ञापन और शोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समझदार और बेहतर उपभोक्ता बनना आवश्यक है। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं कि बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हेडिंग हमारी है, उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल। ये हमारी एनसीईआरटी है, इंटर की। तो पढ़ते हैं ये हम यहाँ से। उपभोक्ता अध्ययनों के क्षेत्र में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता संरक्षण कार्यविधि और शिकायत निवारण संस्थाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। व्यक्ति में अच्छे संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल का होना भी आवश्यक है। साथ ही व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे एक अच्छे श्रोता भी हों तथा उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों, विज्ञापनों, वार्ताओं आदि को विकसित करने का व्यावहारिक कौशल भी आना चाहिए। उपभोक्ता में यानी ईमानदारी और सच्चाई, सच्चे विज्ञापन निकालने का, समय समय पर कार्यक्रम और विज्ञापनों, वार्ताओं आदि का विकसित करने का व्यवहार कौशल होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति में उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए पर्याप्त लेखन कौशल, उपभोक्ता उत्पादों के परीक्षण की रिपोर्टिंग करने तथा साथ ही उपभोक्ताओं और जितना ही सहायता करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति में उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए पर्याप्त लेखन कौशल होना चाहिए और उपभोक्ता उत्पादों की परीक्षण रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उपभोक्ताओं और जनता की सहायता करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। यार वह व्यक्ति जो व्यवसायिक व्यावसायिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनके यह आवश्यक है कि उत्पादों के संबंध में उनकी गुणवत्ता मानकों तथा मिलावटी पदार्थों का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी हो। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण कानूनों, उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की भी पूरी जानकारी होना चाहिए। यानी वह व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से इस क्षेत्र में जुड़ना चाहता है, उसे उस यानी उत्पाद के गुणवत्ता मानकों और मिलावट जैसी संरक्षण यानी उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये जानकारी उपभोक्ता को अवश्य होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। ये हमारी अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है, उपभोक्ता अध्ययन क्षेत्र में जीविका के लिए शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं। ये योग्यताएं देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पूर्व स्नातक और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के बाद जीविकापार्जन के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के लिए क्षेत्र में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे बीएससी गृह विज्ञान या बीएससी परिवार संसाधन प्रबंधन या बीएससी गृह प्रबंधन, व्यवसायिक प्रशासन के स्नातक बीबीए, व्यवसाय अध्ययन के स्नातक बीबीएस
आदि विभिन्न संस्थाओं में इस विषय को उपभोक्ता अध्ययन, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता व्यवहार बाजार में उपभोक्ता आदि नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता मामलों के बारे में समग्र जानकारी और प्रशिक्षण देने के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण पर महत्व देना है। तो आप लोग यानी उपभोक्ता अध्ययन के क्षेत्र यानी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस क्षेत्र में जाने के लिए, ये बताया गया है इस हेडिंग में। तो ये योग्यता देख लेते हैं। तो गृह विज्ञान से बीएससी होनी चाहिए। बीएससी यानी बीएससी गृह विज्ञान या बीएससी परिवार संसाधन प्रबंधन या बीएससी गृह प्रबंधन में होनी चाहिए, या स्नातक बीबीए व्यवस्था अध्ययन में स्नातक बीबीएस होनी चाहिए। ऐसी विभिन्न डिग्रियां होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं उपभोक्ता क्षेत्र क्या है, यानी कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र को देखते हैं। उपभोक्ता के कार्य क्षेत्र उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित क्षेत्रों में जीविका के अवसर उपलब्ध हैं। नंबर 1, उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभिन्न जानकारी मंत्रालयों एवं संगठनों जैसे यानी उपभोक्ता मामलों में विभिन्न संबंधित यानी उपभोक्ता मामलों से संबंधित विभिन्न जानकारी सरकारी मंत्रालयों एवं संगठनों जैसे भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन और निरीक्षण निदेशालय आदि में विभिन्न निर्णय लेने वाले प्रबंधी पदों एवं तकनीकों पदों पर कार्य कर सकते हैं। उत्पाद परीक्षण उपभोक्ता को जागरूक करने उपभोक्ता शिक्षण अथवा सशक्तिकरण तथा इससे संबंधित पत्रिका के प्रकाशन आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों में सॉरी कार्य कर सकते हैं। यानी उपभोक्ता मामलों में से संबंधित सरकारी मंत्रालयों और भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन निरीक्षण निदेशालय विभिन्न निर्णय लेने वाले प्रबंधी पदों पर एवं तकनीक पदों पर कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में क्या है। कारपोरेट व्यापारिक संस्थानों के उपभोक्ता से संबंधित विभाग में कार्य कर सकते हैं जो ग्राहक डाटाबेस तैयार करते हैं करते हों और उसके साथ व्यक्तिगत आधार पर संपर्क रखते हों। यानी कारपोरेट व्यापारी संसाधनों के उपभोक्ता से संबंधित विभाग में कार्य करते हों और उनके ग्राहक डाटाबेस तैयार करते हों और उनके साथ व्यक्तिगत आधार पर संपर्क रखते हों। आगे पॉइंट देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, मार्केट अनुसंधान मार्केट अनुसंधान संगठन यानी मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उपभोक्ता व्यवहार नए उत्पादों की उपभोक्ता स्वीकार्यता, उपभोक्ताओं की राय एवं सुझाव देने से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एक उद्यमी के रूप में अपना उपभोक्ता संगठन शुरू कर सकते हैं। यानी उद्यमी का मतलब होता है कोई धंधा करता है, व्यापार करता है, उसे हम उद्यमी कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण एवं उपभोक्ता परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में कार्य कर सकते हैं। यानी उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए किसी भी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर भी हम कार्य कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 है। यहाँ देखते हैं दृश्य श्रव्य प्रचार विभाग में उपभोक्ता की जागरूकता शिक्षण आदि कार्यक्रमों में योजना बनाने का कार्य कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 7, विद्यालय और महाविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम में परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, उपभोक्ता न्यायालयों तथा अन्य शिकायत निवारक मंचों पर शिकायत निवारण के मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र परामर्शदाता में कार्य कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, उपभोक्ता परीक्षण प्रयोगशाला में उत्पादों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। पॉइंट 10 है, जिस व्यक्ति की जीवन शैली अच्छी हो वह व्यक्ति उपभोक्ता मामलों से संबंधित पत्रकारिता का भी कार्य कर सकता है। पॉइंट नंबर 11, कानूनी प्रशिक्षण लेकर उपभोक्ता सक्रियवादी बनकर न्यायालय में मामले की पैरवी कर सकते हैं। अगला देखते, इसके अतिरिक्त इतना आप लोगों को पॉइंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, यानी उपभोक्ता कार्य क्षेत्र क्या है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हमारा ये देखते हैं आगे क्या है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के अधिकार एवं संरक्षण के मामले में रुचि रखने वाले व्यक्ति वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में जूनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी इसके अतिरिक्त भी यानी ये 11 पॉइंट दिए, इसके अतिरिक्त भी इसके अतिरिक्त भी उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण मामले में रुचि रखने वाले व्यक्ति वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में जूनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी ऊंचे से नीचे पद पर कार्य कर सकते हैं जूनियर। कुछ दिनों के प्रशिक्षण एवं अनुभव के बाद व्यक्ति बीमा, शेयर और वित्तीय पोर्टफोलियो प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय। तो आप लोग कल के लिए इसका इंतजार करें। अगला